Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 7 of complete computer science PBA revision and preparation series. आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे फंक्शंस, जिसमें हम वो तमाम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको पता होने चाहिए ताकि आप फंक्शन का क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सको। एंड फंक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि आपके पेपर में ज़रूर आएगा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो इसके तमाम की पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से समझना है ताकि आप क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सको। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो फंक्शन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन बेसिकली कहते हैं एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, जब आप एक मल्टीपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, यानी एक ब्लॉक ऑफ कोड कंसिडर करते हैं और उसको एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। यानी आप पूरे सेट को, जो इंस्ट्रक्शंस का सेट है, उसे इकट्ठा कर देते हैं और उसे एक नाम दे देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये हमारा फंक्शन है। अब ये हम क्यों करते हैं फंक्शन यूज़? बिकॉज हमें एक ही फंक्शन मल्टीपल जगह पे जब यूज़ करना होता है तो हम एक दफ़ा लिखते हैं और उसे मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर लेते हैं। यानी यू कैन यूज़ इट एज मैनी टाइम एज यू वांट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जैसे लॉगिन का देख लें, साइन अप का देख लें, ये सारे फंक्शंस होते हैं और इनका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो सिर्फ वन टाइम लिखा जाता है और फिर मल्टीपल प्लेसेस पे इसको रीयूज़ किया जाता है ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े, चेंज करना आसान हो, मैनेज करना आसान हो। और इसकी मैनेजमेंट हमारे लिए कैसे आसान होती है? बिकॉज हम अपनी मेन प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर लेते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर। जैसे पूरा एक सिस्टम बनाना है लेकिन उसमें लॉगिन को अलग कर लें, साइन अप को अलग कर लें, एंड देन हम उनको जब एक प्रॉपर सोल्यूशन की फॉर्म में करेंगे तो हमारे लिए मैनेज करना आसान होगा। एक जगह चेंज करेंगे, 10 जगह ऑटोमेटिकली वो चेंज वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें नजर आएगी। सो वी कैन मेक द कोड मोर क्लीन एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। सो ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जो फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब जैसे फंक्शन क्या होता है कि पहले हम वर्ड यूज़ करते हैं डेफ का, दैट स्टैंड फॉर डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब ये है कि यहाँ हम अपने फंक्शन को पूरा डिफाइन करेंगे कि उसने काम क्या करना है जब भी वो कॉल होगा। तो डेफ एक कीवर्ड है जो आपने एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद फंक्शन का नाम आता है जो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन वो तमाम रूल जो हमने वेरिएबल के डिस्कस किए थे वो फंक्शन नेम पे भी अप्लाई होते हैं। यानी जिस तरह आप एक फंक्शन वेरिएबल नेम को रखते हुए रूल्स को माइंड में रखते हो, उसी तरह आपको फंक्शन नेम रखते हुए भी माइंड में रखने हैं कि स्पेसेस नहीं हो सकती। यानी फॉर एग्जांपल आप अगर ये इसको यूं लिखें तो जैसे अंडरस्कोर है और इसको मैं यूं फंक्शन नेम लिख दूं तो ये एरर आ जाएगा, यानी कि ये वैलिड नेम कंसिडर नहीं होगा। तो इसलिए हमें अंडरस्कोर यूज़ करना है या फिर स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करने, सिर्फ अंडरस्कोर ही हम यूज़ कर सकते हैं या फिर इकट्ठा जोड़ के लिखेंगे। तो इकट्ठा जोड़ के लिखना ज़रा अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल होता है। जैसे मैं ऐसे फंक्शन नेम लिखूं तो ये इतना ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, लेकिन अगर इसको अंडरस्कोर डाल के लिखें तो मोर ईजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये तमाम रूल्स माइंड में रखने हैं। देन उसके बाद हम ये पैरेंथेसिस लगाते हैं, चाहे आपका फंक्शन कोई पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे, आपने ये ब्रैकेट लगानी ही लगानी है। ये फंक्शन की पहचान होती है। फंक्शन नेम के बाद हमेशा आप तरह से ब्रैकेट नजर आती है, उसके बाद आप कॉलन का साइन डालते हैं और फिर इंडेंटेशन के साथ आप जितना अपना कोड लिखना चाहते हैं वो आप सारा कोड लिखते हैं। तो ये एक बेसिक सिंटेक्स है आपका फंक्शन डिफाइन करने का, जिसके थ्रू हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन तब तक काम नहीं करती जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करते, और उसकी कॉलिंग का प्रोसेस कंपल्सरी होता है। सो वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि कॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन तीन तरह के होते हैं। बेसिक मेनली दो ही फंक्शन होते हैं। एक आपकी मेन टाइप से वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होती है और एक आपकी बिल्ट इन फंक्शन होती है। बिल्ट इन फंक्शन वो है जो अभी तक आप यूज करते हैं। इनपुट का फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है, प्रिंट का फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसी तरह आप जो लिस्ट के साथ डिफरेंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो सारे बिल्ट इन फंक्शन है। यानी बिल्ट इन का फंक्शन मतलब क्या, कि उनकी जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी आपके जो लैंग्वेज है उसके अंदर लिखी हुई है, आपने जस्ट उन्हें इस्तेमाल करना है। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद डिफाइन करते हैं, और आपके पेपर के लिहाज से यूजर डिफाइंड फंक्शन का ही क्वेश्चन आता है। सो फंक्शन डिफाइन किस तरीके से करते हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं? एक ऐसा फंक्शन होता है जो कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट करता। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, खाली क्या लिखा हमने, डेफ का कीवर्ड लिखा और डेफ के कीवर्ड के बाद अपने फंक्शन का नाम लिखा ग्रीट, और उसने कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके बाद हमने कॉलन लगा दी और प्रिंट हेलो कर दिया। ये एक ऐसा फंक्शन है जो जब भी कॉल होगा तो सिर्फ एक ही काम करेगा कि उसने हेलो प्रिंट कराना है, दैट्स ऑल। इसके अलावा ये कुछ और काम परफॉर्म नहीं कर सकता अनटिल कि हम इसकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ चेंज करें। सो ये एक हमारा ये हो गया, और ना ही ये कुछ रिटर्न कर रहे हैं, बस सिर्फ एक स्टेटमेंट को प्रिंट करा रहे हैं। फिर कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आपके क्वेश्चन में गिवन होता है कि जो आपके पैरामीटर एक्सेप्ट करें और उसके अकॉर्डिंग आंसर दें। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ग्रीट स्टूडेंट, स्टूडेंट को ग्रीट करना है बट ग्रीटिंग के लिए उसका नाम भी यूज करना है।
तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के थ्रू इसको प्रिंट करा दिया। लेकिन अब यहाँ आप देख रहे हैं ये नेम लिखा हुआ है। अब ये नेम क्या है? ये एक वेरिएबल नेम है, एक ऐसा वेरिएबल नेम जो एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। पैरामीटर वो होता है जो फंक्शन डेफिनेशन में लिखा जाता है, और आर्ग्यूमेंट वो होता है जो कॉल में यूज किया जाता है। ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर नेम क्या है? जो भी फंक्शन डेफिनेशन में हेडर के अंदर लिखा होता है वो हमेशा आपका पैरामीटर कहलाता है। और वो पैरामीटर का मतलब ये होता है कि ये कुछ भी वैल्यू एज अ इनपुट जो है वो ले सकता है और उसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिस्प्ले कर सकता है। यानी जैसे यहाँ इस फंक्शन की बात करें तो ये जो भी नेम एक्सेप्ट करेगा उस नेम के साथ उसको ग्रीटिंग का मैसेज शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एंटर करती हूँ अनम, तो ये क्या करेगा? अनम को नेम के अंदर सेव करेगा और लिखा आएगा हेलो अनम। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर कुछ ऐसे पैरामीटर होते हैं, आपके डेफिनेशंस होती हैं फंक्शन की, जो पैरामीटर को एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन वो रिटर्न कर रहे होते हैं। रिटर्न का मतलब है वो कोई आंसर वापस भेज रहे होते हैं वहां जहां से वो फंक्शन कॉल हुए होते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि एक फंक्शन हमने डिफाइन किया, इसके पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं हो रहा, लेकिन जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये वापस ये वाली वैल्यू लेके जाएगा रिटर्न के तौर पे। अब रिटर्न क्या होता है? रिटर्न इज अ कीवर्ड जो एक वैल्यू जो भी इसको यहाँ पास की जाती है या जो वेरिएबल पास किया जाता है उसके अंदर जो स्टोर वैल्यू होती है वो वहां वापस लेके जाता है जहां से फंक्शन कॉल हुआ होता है। फिर हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं और रिटर्न भी करते हैं। यानी पहले भी पैरामीटर एक्सेप्ट हो रहा था लेकिन वो रिटर्न नहीं कर रहा था, बस एक ही काम जो है वो रिपीट करके उसको वहीं शो करा रहा था। ये रिटर्न भी करता है। रिटर्न का मतलब क्या है? आप कि एन में हम जो भी पास करेंगे ये एन को एन से मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वो वापस वहां भेजेगा जहां से ये कॉल हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है वो किस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं? एक पैरामीटर, एक विदाउट पैरामीटर, और एक उसके अंदर भी फिर दो ऑप्शन आ जाती हैं, या उसी स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करें या फिर रिटर्न कर दें। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए। फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे रिलेटेड पीबीए में आने के चांसेस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अब यहाँ पर मोस्ट पीपीए क्वेश्चंस के अंदर पैरामीटर और रिटर्न स्टेटमेंट इकट्ठी यूज की जाती है। वैसे तो कोई भी आ सकता है लेकिन ज्यादा चांसेस जो है वो पैरामीटर प्लस रिटर्न स्टेटमेंट के होते हैं। फिर अगर हम फंक्शन कॉल की बात करें, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बेशक हम फंक्शन बनाते हैं डेफिनेशन, लेकिन वो तब तक काम नहीं करती जब तक कॉल नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल आपने फंक्शन बनाया बाद में, यानी आप उसको डिफाइन बाद में कर रहे हो और आप उसको कॉल जो है वो पहले कर रहे हो, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आपने कभी भी कॉल पहले और डेफिनेशन बाद में नहीं लिखनी। हमेशा पहले डेफिनेशन होनी चाहिए फिर आप फंक्शन को कॉल करें। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ एक स्टेटमेंट रिटर्न हो रही है, तो जब स्टेटमेंट रिटर्न होती है तो फिर हमें सेव करने के लिए कोई वेरिएबल भी बनाना पड़ता है। यानी आप यूं माइंड में रखें, अगर आप किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हो और उसके अंदर रिटर्न की स्टेटमेंट है, तो जहां आप कॉल करोगे वो कॉल आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम कभी भी सही एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। और अगर यहाँ पर रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं है, प्रिंट की स्टेटमेंट है, तो फिर इस वाले पार्ट की हमें जरूरत नहीं है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर रिटर्न की स्टेटमेंट की जगह यहाँ अगर मैं प्रिंट लिख दूं और उसके बाद मैं यहाँ से फंक्शन को कॉल करूं तो फिर उस और यहाँ पर प्रिंट के फंक्शन की ब्रैकेट लगा दें, तो अब इस केस में मुझे इस वाले पार्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वापस आंसर तो कुछ आ ही नहीं रहा, बस फंक्शन कॉल होगा, कॉल होने के बाद वहीं पर आंसर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रिंट नहीं करना, आंसर वापस लेके जाना है और किसी और काम के लिए उसको बाद में यूज भी करना है, तब आप जो है वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। यानी आप यूं माइंड में रख लो, जब भी रिटर्न होगा तो ये वेरिएबल के अंदर स्टोर जरूर होगा फंक्शन कॉल, और अगर रिटर्न नहीं होगा तो फिर आप वहीं पर प्रिंट कर दोगे और खाली फंक्शन कॉल करोगे, उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स की। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पैरामीटर वो वेरिएबल होता है जो आप फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखते हैं, और आर्ग्यूमेंट वो वेरिएबल होता है जो आप तब लिखते हैं जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक फंक्शन डिफाइन किया ऐड के नाम से, जो क्या कर रहा है, दो वेरिएबल यानी दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, उन पैरामीटर को सम करके वापस रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ए और बी पैरामीटर हैं, और जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो भी वैल्यू या वेरिएबल पास करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे। यानी यहाँ 3 और 5 हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं और ए और बी हमारे पैरामीटर्स हैं। फंक्शन कॉल में जो पास होगा वो आर्ग्यूमेंट होगा, और फंक्शन जो आपकी डेफिनेशन है उसके अंदर जो आपका यूज होगा वो आपके पैरामीटर्स कहलाएंगे। अब ये भी वेरिएबल भी हो सकते हैं, यानी 3 और 5 आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करें और यहाँ वो वेरिएबल के नाम लिख दें, तब भी काम वही होगा। बताने का मकसद ये है कि आप यहाँ वैल्यूज भी पास कर सकते हैं फंक्शन कॉल में, और आप फंक्शन कॉल के टाइम पे वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स जो है वो यूज करते हैं।
फिर आपके पास कोई सिंगल पैरामीटर भी हो सकता है और मल्टीपल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। जितने आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहें उतने आप यूज़ कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि जितने आप आर्ग्यूमेंट यानी जितने पैरामीटर रखेंगे आर्ग्यूमेंट भी उतने ही पास करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखें आपने 2 वेरिएबल दिए हैं, पैरामीटर्स रखे हैं, तो यहाँ आप फंक्शन कॉल में भी 2 ही पास करोगे अनटिल कि आप कोई डिफ़ॉल्ट या जिसे हम अपना एक बिल्ट इन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कहते हैं, यानी बिल्ट इन वैल्यू जिस अगर आपको नज़र आती है, यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख दूँ b इक्वल्स टू 10, फिर आप अगर इसको 1 पास कर दोगे तो फिर तो ठीक है, क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बन जाता है। लेकिन अगर आपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इस्तेमाल नहीं किया तो फिर कॉल के वक़्त आपने उतने ही आर्ग्यूमेंट पास करने हैं जितने आप पैरामीटर रखे हुए हैं। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ये सारे काम आप कर सकते हैं जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट होगी, ये माइंड में रखते हैं कि आप उनको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, ये बात ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिटर्न हम तब यूज़ करते हैं जब हमें वैल्यू कॉलर को यानी जहाँ से कॉल आई होती है फंक्शन की वहाँ वापस करनी हो, तब हम रिटर्न यूज़ करते हैं और फंक्शन जो है वो काम करके फिर वापस आंसर भेज देता है। और उसको बाद में हम फिर प्रिंट कर लेते हैं और अदरवाइज हम प्रिंट की स्टेटमेंट डायरेक्टली फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। जैसे यहाँ स्क्वायर है, अब उसको हमने रिटर्न कराया और जब रिटर्न कराया तो उसे रिजल्ट के अंदर स्टोर कराया और उस रिजल्ट को हमने प्रिंट कर दिया। अदरवाइज हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको यहीं पर प्रिंट भी कर सकते थे। ये कंपल्सरी नहीं होता अनटिल कि आपके पेपर में लिखा ना हो या क्वेश्चन में लिखा ना हो कि रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। इसी तरह यहाँ आपको एक और एग्जांपल नजर आ रही है कि यहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट भी रिटर्न हो सकती है। मल्टीपल से मुराद ये है कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक या पास होगा या फेल होगा। फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन को पास के मार्क्स जो हैं वो मार्क्स पास किए जाएंगे और मार्क्स में चेक करेगा, अगर वो 40 से ग्रेटर हैं तो ये पास की वैल्यू वापस ले जाएगा और अगर नहीं होंगे तो फेल की वैल्यू ले जाएगा डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन और रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपके पास एक फंक्शन है जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि आपने एक फंक्शन बनाया लेकिन उसके अंदर आपने जो वैल्यू पास की उसको आपने वही प्रिंट कर दिया, तो जब आप वही प्रिंट करेंगे तो फिर वो रिटर्न नहीं करेगा, वहीं पर उसकी एग्जीक्यूशन डायरेक्टली आपको शो हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपने आंसर वापस भेजना है तो फिर आपको रिटर्न की स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी होगी। ये बाकी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं कि हम फंक्शंस को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ किस तरीके से यूज़ करते हैं। यानी आपके पेपर में इन तमाम की इससे रिलेटेड फंक्शन बनाने को दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जा सकता है कि कैसा फंक्शन बनाएं जो जो बेसिकली कैलकुलेट एवरेज कैलकुलेट करे, यानी 3 नंबर ले एज अ इनपुट और उन तीनों नंबर की एवरेज कैलकुलेट करके आपको वापस रिटर्न करे, तो इस तरह का फंक्शन आ सकता है। फिर आपके पास परसेंटेज कैलकुलेट करने का फंक्शन बनाने को आपको दिया जा सकता है। एरिया से रिलेटेड फंक्शन बनाने को दिया जा सकता है कि लेंथ और विड्थ इनपुट लें और उसको एरिया को कैलकुलेट करें। सिमिलरली एरिया ऑफ सर्कल दिया जा सकता है, सेल्सियस का दिया जा सकता है कि फ़ारेनहाइट एक्सेप्ट करें और एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करें और उसका कन्वर्ट करके एंड देन सेल्सियस में उसका जो आंसर है वो वापस भेजें। सो सिमिलरली बेस और एक्सपोनेंट को कैलकुलेट करें, इस तरह का आपको दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आप जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो बस आपने माइंड में रखना है कि उसका आपने कितने पैरामीटर्स देने हैं, देन उसके अकॉर्डिंग आप आंसर शो कर दोगे और उसको प्रिंट करा दोगे। अब बात करते हैं फंक्शन कॉलिंग इन अनदर फंक्शन, यानी आप एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। वैसे इतनी डिफिकल्टी लेवल का आपके पेपर में आएगा नहीं, लेकिन चले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इस तरह का भी आ सकता है। जैसे यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया और वो स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है, फिर मैंने एक और बनाया जो सम ऑफ स्क्वायर, यानी ये क्या करेगा कि मैंने इसको दो जो वैल्यू दी हैं दोनों के स्क्वायर का सम मुझे रिटर्न करे। तो हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे 3 और 4 के स्क्वायर का सम चाहिए, तो हम पहले सम ऑफ स्क्वायर को पास करेंगे, लेकिन सम ऑफ स्क्वायर के अंदर से ही हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये जाएगा काम परफॉर्म करेगा वापस आएगा, यानी 3 3 आर फॉर एग्जांपल 9 आएगा, 9 यहाँ रह जाएगा। फिर दूसरा फंक्शन यही स्क्वायर दोबारा कॉल होगा लेकिन अब बी के लिए, और बी क्या करेगा 4 4 4 16 एंड देन ये दोनों के आंसर को प्लस करेगा और उसके बाद प्लस करके जो आंसर होगा वो ये वाला फंक्शन रिटर्न कर देगा। यानी आप एक फंक्शन के अंदर भी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्कोप लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि आप अगर बाहर वेरिएबल फंक्शन से क्रिएट करते हैं तो वो कैसे काम करेगा और अगर फंक्शन के अंदर करते हैं तो फिर वो किस तरीके से काम करेगा। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो आप फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यानी इंडेंटेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं और वहीं पर आप क्रिएट करते हैं और वहीं आप उन्हें यूज़ करते हैं। ये आपके लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आप फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये y इक्वल्स टू 20, तो जो y इक्वल्स टू 20 है ये आपका एक ग्लोबल वेरिएबल है और इसको आप फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और फंक्शन से बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं।
लेकिन जो आपका लोकल वेरिएबल होता है, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है x=10, तो ये सिर्फ फंक्शन के अंदर ही हम इसे इस्तेमाल करेंगे और हम इसे प्रिंट करेंगे। इससे बाहर अगर हम उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। यानी जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन की कॉल के बाद यहाँ प्रिंट एक्स करूँगी और मैंने उसे डिक्लेयर या एक्चुअली इनिशियलाइज जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर की है, तो आपके पास एरर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं वो फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, वो फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर आप ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो ये हमेशा आउटसाइड दी डेफिनेशन क्रिएट किए जाते हैं और ये आप अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इन्हें फंक्शन के अंदर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। वो हम देखते हैं कि वो अगर हमें चेंज करना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ता है। यानी वैसे तो ये ग्लोबल है, ये यहाँ भी एक्सेस हो सकता है, यहाँ भी एक्सेस हो सकता है, लेकिन अगर फंक्शन अंदर आप उसे चेंज करना चाह रहे हो तो फिर आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया count=0। अब मैंने इसे फंक्शन के अंदर किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, तो मुझे उसके साथ ग्लोबल का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से ग्लोबल का कीवर्ड हटा देती हूँ तो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो इस काउंट को एक नया वेरिएबल कंसिडर करेगा और ये वेरिएबल अलग कंसिडर होगा और ये वेरिएबल अलग कंसिडर होगा। यानी हम उसको, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि वो काउंट डायरेक्टली चेंज हो और हम कहीं भी एक्सेस करें तो हमें चेंज वाली वैल्यू मिले, तो हमें यहाँ पर ग्लोबल का वर्ड लिखना पड़ेगा ताकि वो उसे ग्लोबल कंसिडर करे। और फिर अगर आप काउंट के अंदर चेंज भी करोगे तो वो डायरेक्टली उस वेरिएबल के अंदर चेंज होगा और फिर आप उस वेरिएबल को जब बाहर कहीं भी एक्सेस करोगे तो आपको उसकी चेंज वैल्यू नजर आएगी। लेकिन अगर आप ग्लोबल यूज नहीं करोगे तो बेशक उसके अंदर चेंज हो रहा है, लेकिन जब आप काउंट को बाहर प्रिंट कराओगे या एक्सेस करोगे तो उसकी वैल्यू वो अपडेटेड नहीं होगी, यानी फंक्शन उसको चेंज नहीं कर पाएगा। तो अगर हमने उसे फंक्शन के अंदर चेंज करना है तो हमें ग्लोबल का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि उसको हम चेंज कर सकें। अदरवाइज ये फंक्शन एक्सेस कहीं भी हो सकता है और आप इसे कहीं भी इस्तेमाल सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने काउंट का वेरिएबल बनाया और हमने उसको जब काउंट के वेरिएबल फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर काउंट को प्लस किया तो ये हमारे पास एक एरर आ जाएगा। यानी बेसिकली हम उसको अपडेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर साथ ग्लोबल का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा ताकि उसको पता चले कि ये ग्लोबल वेरिएबल है जिसको प्लस करना है या जिसको प्रोसेस करना है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वो होता है जो हम खुद से वैल्यू स्टोर कर देते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल यूज़र कुछ एंटर नहीं करता तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस्तेमाल हो जाए। जैसे यहाँ आपको फंक्शन नज़र आ रहा है नेम, नेम जो भी होगा वो वही होगा। लेकिन हाँ, अगर यूज़र एक ही पास करता है, जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया सिर्फ बिलाल पास किया, तो यहाँ बिलाल और उसके बाद हेलो। अब प्रिंट में हमने क्योंकि जो है वो मैसेज को पहले रखा और नेम को बाद में रखा, इसलिए आउटपुट में हेलो बिलाल नज़र आएगा। ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखनी है कि हमेशा हम जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है वो सेकंड पे रखते हैं और जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नहीं होता उसको हमेशा फर्स्ट पे रखते हैं। हाँ, इस्तेमाल करने के लिए प्रिंट की स्टेटमेंट में जैसे मर्ज़ी आप कर लें, बेशक यहाँ पहले नेम लिख दें और यहाँ मैसेज लिख दें, लेकिन डेफिनेशन में हमेशा डिफ़ॉल्ट वाला बाद में लिखा जाता है और जो डिफ़ॉल्ट के बगैर वाला होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है। बाकी डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट पे करता है। और जब आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए मैंने खाली बिलाल पास किया तो आउटपुट में हेलो बिलाल आएगा, लेकिन अगर मैंने बिलाल और वेलकम पास किया तो यहाँ वेलकम बिलाल लिखा आएगा। यानी कि पहले वेलकम का वर्ड आएगा, यानी वही मैसेज जो हम पास करेंगे, और यहाँ पर ये हेलो को ओवरराइट कर देगा। यानी अगर हम खुद पास करते हैं तो पहला वाला ओवरराइट हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है। यानी सही हमारा जो एक सेट होगा वो ये वाला होगा। अब बात करते हैं कि इसको हम यूज़ किस तरीके से करते हैं। वैसे तो एक एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी इसकी करवा चुकी हूँ मॉडल पेपर का, जब हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया था। सो उस सॉल्यूशन के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि आप किस तरीके से फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं और उसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया था। यहाँ एक और एग्जांपल है कि अगर आपने स्टूडेंट कार्ड बनाना हो तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अगर स्टूडेंट कार्ड बनाना है फॉर एग्जांपल, अभी एक और एग्जांपल हम करेंगे जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉपर्ली लिखेंगे एंड देन हम उसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये एक वैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लें। एक आपकी एग्जांपल वो वाली हो गई जो मैंने मॉडल पेपर की करवा दी, एक ये हो गई और तीसरी इंशाल्लाह अभी हम फिर उसका कोड खुद लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने बेसिकली एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बनाना था। यानी रिपोर्ट कार्ड ऐसा बनाना था जिसपे स्टूडेंट की सारी डिटेल्स शो हों बेसिकली। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने मल्टीपल फंक्शंस बना लिए ताकि हमारे लिए मैनेज करना आसान हो। एक ऐसा फंक्शन बनाया है जो सिर्फ ग्रेड फाइंड करेगा, एक ऐसा बनाया है जो कि एवरेज को कैलकुलेट करेगा, एक ऐसा बनाया है जो इनपुट लेगा मार्क्स और उनको स्टोर कराएगा। सो हमने क्या किया कि गेट मार्क्स का फंक्शन बनाया जिसमें 3 नंबर हमने इनपुट करा लिए और तीनों के तीनों इनपुट कराने के बाद रिटर्न कर दिए।
अब रिटर्न को हम किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जो नंबर रिटर्न होंगे। इसके अलावा हमने एक गेट ग्रेड का फंक्शन बना लिया, इसके अंदर हम ग्रेड का फॉर्मूला लगा रहे हैं कि अगर एवरेज इतनी होगी तो इतना ग्रेड होगा, इतनी होगी तो इतना ग्रेड होगा, अदरवाइज इतना ग्रेड होगा। और एक हमने एवरेज का बना लिया सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली एक और हमें चाहिए जो सारे रिजल्ट को प्रिंट कराएगा, यानी स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट की एवरेज कितनी आई, स्टूडेंट का ग्रेड कितना आया। अब हम यहाँ से मल्टीपल फंक्शंस हमने बना दिए और इन फंक्शंस को हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जैसे हमने यूजर से पहले नाम इनपुट कराया, उसके बाद जो हमारे पास मार्क्स से वापस आंसर आया था उसको हमने 3 वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। वैसे हम फंक्शन से इस तरह भी स्टोर करा सकते हैं, यानी मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न करा सकते हैं। यहाँ से आपको एक नई बात ये भी माइंड में रखनी है कि हम एट अ टाइम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करें। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वहाँ पर हम सिर्फ एक ही वैल्यू फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न कर सकते हैं। यानी यहाँ से ये 3 वैल्यूज रिटर्न होंगी और इन तीनों को वन बाय वन हम S1, S2 और S3 के अंदर स्टोर कर देंगे। उन्हीं को हम एवरेज को पास करेंगे, उसके बाद उसका ग्रेड कैलकुलेट करेंगे एंड देन प्रिंट को पास कर देंगे रिजल्ट को, तो वो इस तरीके से रिजल्ट को शो कर देगा। तो ये एक एग्जांपल है कि आप किस तरीके से फंक्शन को यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जैसे मार्क्स भी ले, एवरेज भी कैलकुलेट करे और उसके बाद उसके परसेंटेज को भी, ग्रेड को भी शो करे एंड देन उसके बाद रिजल्ट को भी शो करे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट एग्जांपल यूज करते हैं। अब एक और जरा एग्जांपल प्रोग्राम के थ्रू खुद लिख के देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे और कैसे हम उसको सॉल्व। एग्जांपल में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन that take two number as argument and the program should find and print the sum, difference and product of the two number plus return and print the largest of the two number। यानी कि हमारे पास हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने। अब यहाँ पर आप एक फंक्शन भी बना सकते हो, बट बेटर ये है कि इन दोनों के लिए आप दो डिफरेंट फंक्शन बना दें। एक ऐसा फंक्शन जो सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट रिटर्न करे, और यहाँ पर मेंशन नहीं है कि रिटर्न करें। यानी आप क्वेश्चन में देख सकते हो फाइंड एंड प्रिंट, तो प्रिंट का मतलब ये है कि उसी फंक्शन के अंदर ही हमने प्रिंट कराना है। बट एक और है जिसके अंदर रिटर्न एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर, यानी लार्जेस्ट जो है वो रिटर्न करे और फिर हम उसको प्रिंट कराएं। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम सिंपली दो फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए हम पहले डेफ का वर्ड लिखेंगे और उसके बाद हम इसका नाम रख लेते हैं अरिथमेटिक और ओपी यानी ऑपरेशंस। और हमारे पास यहाँ पर मेंशन है कि दो नंबर हमने इनपुट लेने हैं, तो इसका मतलब है कि दो पैरामीटर भी ये एक्सेप्ट करेगा। इसमें से एक पैरामीटर हमारा ए होगा और दूसरा बी होगा। और हमने करना क्या है, हमने सिंपली प्रिंट करना है। तो बजाय इसके कि हम पहले वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएं फिर प्रिंट करें, हम डायरेक्टली ही लिख देते हैं कि सम इज, और उसको हम लिख देते हैं a प्लस बी। सिमिलरली हम एक और स्टेटमेंट प्रिंट करके लिखते हैं और इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के थ्रू करते हैं। यानी आप कर एक से भी सकते हो, देयर इज नो इशू, बट मैं वैसे इन जनरल आपको बताने के लिए एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग और एक सिंपल स्ट्रिंग यूज कर रही हूँ। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर हम सिंपली लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस इज, और डिफरेंस जो है वो हम सीधा ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे a माइनस बी। सिमिलरली हमें और क्या कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट के लिए हम फिर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ही यूज कर लेते हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में हम सिंपली अपना लिखेंगे प्रोडक्ट, ओके, डिफरेंस और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इज, और उसको हम, या आप यूं भी लिख सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ऑफ, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखें a एंड बी, ताकि वो वैल्यू हो जो भी वैल्यू यूज पास करेगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब ये है कि यहाँ वैल्यू आएगी। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज, और उसके बाद आप क्या कर दें ए, और उसके बाद डायरेक्ट का साइन डालें, बी डालें और डबल इन्वर्टेड कॉमास रेज हो गए थे वो डाल दें। तो अब क्या करेगा जी, जब भी ये फंक्शन हमारा कॉल होगा तो ये सिंपली जो भी इसको वैल्यू पास होगी उसका सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट हमें रिटर्न कर देगा। अब हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। आप एक फंक्शन के अंदर भी काम कर सकते हो, बट बेटर टू क्रिएट अ सेपरेट फंक्शन जिसका नाम हम लिखते हैं लार्जेस्ट, लार्ज लिख देते हैं। इसने लार्ज नंबर फाइंड करना है और किसका, जो भी दो नंबर पास होंगे। अब उन दो नंबर का हमने लार्जेस्ट फाइंड करके रिटर्न कराना है। वहाँ स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना कंपलसरी नहीं था, यहाँ यूज करना कंपलसरी है। सो पहले तो हम चेक करेंगे कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू है तो रिटर्न क्या करना है, तब हम सिंपली ए को रिटर्न करा देते हैं क्योंकि ए बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इट्स कंफर्म कि बी बड़ा है, तो हम सिंपली रिटर्न कर देते हैं बी। अब इस फंक्शन को तो हम सिंपली कॉल करेंगे, तो हमें कहीं भी कोई डाटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हमें डाटा रिटर्न होगा तो उसको किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास अभी इनपुट ही नहीं है जो कि हमने रीड करनी है, यानी यूजर से लेनी है। यूजर से हम नंबर लेने हैं, एक का नाम रख लेते हैं num1 इज इक्वल्स टू, और क्योंकि नंबर है तो इंट का फंक्शन यूज करेंगे। इंट के अंदर हम सिंपली अपना इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे
और इनपुट के फंक्शन के अंदर जो यूजर से हमने लेना है सिंपली लिख देंगे इंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद हम ना सेकेंड नंबर एंटर कराएंगे। सिमिलरली उसको लिखते हैं num2 विच इज इक्वल्स टू इंट ही रखते हैं, और इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और इनपुट के फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे ना इंटर num2 इनपुट, और उसके अंदर लिखते हैं इंटर नंबर सेकेंड नंबर। अब दो नंबर आ गए, अब पहले इनके अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इन दोनों को पास करना है एज आर्ग्यूमेंट। तो आपको पता है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल के टाइम पे हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, और आर्ग्यूमेंट में हमने पास करने हैं दो नंबर, पहला है num1 के अंदर, दूसरा है num2 के अंदर। ये सिंपली अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और आंसर दे देगा। लेकिन लार्ज का नंबर क्योंकि रिटर्न करेगा तो उसे कहीं स्टोर कराना पड़ेगा, उसका नाम लेते हैं रिजल्ट इक्वल, के आंसर कहीं स्टोर कराना है, वापस आएगा। फंक्शन का नाम क्या है, लार्ज, और उसको पास क्या करने हैं, वही num1 num2, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा रिजल्ट के अंदर। और उस रिजल्ट को अब हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, यानी अब हम प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन की डेफिनेशन बाहर आएगी, और यहाँ हम क्या लिख देंगे कि लार्जेस्ट ऑफ द टू गिवन नंबर इज, और उसके बाद उसको बेशक यूं भी आप कर सकते हैं, टू गिवन नंबर को यूं लिख दें ए, और उसके बाद बी, इससे पहले फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी डाल देंगे इज, और उसके बाद जो भी उसका लार्जेस्ट होगा और वो किसके अंदर है, रिजल्ट के अंदर, तो यहाँ लिख देंगे रिजल्ट, और यहाँ लिख देते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अब ये सिंपली जो है वो हमारे पास आंसर हमें रिटर्न कर देगा। सॉरी, ए और बी हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो हमारे लोकल वेरिएबल हैं num1 और num2। तो यहाँ से num1 और num2 का जो आंसर है वो सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, और इस तरीके से हमें आंसर शो हो जाएगा। तो अब इसको जल्दी से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, और ये बात याद रखिएगा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले फंक्शन डेफिनेशन लिखी है, फिर मैंने फंक्शन की जो बेसिकली कॉल का प्रोसेस है या इनपुट है वो की है। तो इसीलिए डेफिनेशन हमेशा पहले लिखनी है, और उसके बाद आपने इनपुट के बाद फंक्शंस को कॉल करना है, एंड देन फंक्शंस आपको अकॉर्डिंगली आंसर रिटर्न कर देंगे। तो इसमें अभी पहले ही हमसे पहले एक नंबर इनपुट मांगेगा, फर्स्ट नंबर हम एंटर करेंगे, देन ये सेकेंड नंबर देगा। ओके, यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक की है, हमने कहीं कॉलन डाल दिया है, सिंटेक्स एरर, डेफ रीड। अच्छा, ये मेरे ख्याल में हमारे पास जो पहले हमने कोड लिखा हुआ था वहां पर एरर आ रहा है, सो लेट्स चेक इट, या फिर इसके बाद लेट्स सी। आई गेस इसके बाद मैंने डिबगिंग का कुछ कोड लिखा था, इसको मैं ज़रा इस सारे को क्लोज कर देते हैं, यहाँ तक इसको कमेंट आउट करते हैं, और अब वापस जाते हैं अपने कोड के ऊपर, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, इनको भी कमेंट आउट कर देते हैं। ये अभी हम डिबगिंग भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। ओके, सबसे पहले एंटर फर्स्ट नंबर लिखा आया, मैंने एंटर किया 4, दूसरा आया, फिर नंबर एंटर करें, मैंने एंटर किया 8। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सम क्या आया, 12, डिफरेंस माइनस में इसलिए आया क्योंकि 8 बड़ा था। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 8 इज 32। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं 4 भी लिखा है 8 भी, एंड लार्जेस्ट ऑफ द टू गिवन नंबर 4 एंड 8 इज 8। सो इस तरीके से आप सिंपली उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, यानी दो मल्टीपल फंक्शंस, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, और इस तरीके से आपके लिए एग्जीक्यूशन करना आसान हो जाता है फंक्शंस के थ्रू। ओके, सो डिबगिंग को भी इसके साथ ही कवर कर लेते हैं, बिकॉज डिबगिंग अकॉर्डिंग टू मी इज़ मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपके पीबीए में वो किसी भी तरीके से आपको दे सकते हैं, बट स्टिल जो बेसिक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन वो दे देते हैं आपको, तो आपको पता हो कि डिबगिंग किस तरीके से की जाती है। डिबगिंग कहते हैं प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर, यानी डीबग करने का मतलब ये होता है कि आपने अपने प्रोग्राम में से एरर निकालने हैं। एरर मोस्टली मेन हम दो टाइप्स के डिस्कस करते हैं, एक सिंटेक्स एरर होता है और एक हमारा लॉजिकल एरर होता है, या सिमेंटिक एरर भी कहते हैं, और एक और एरर होता है रन टाइम एरर। सो ये एरर्स डिफरेंट अकर हो सकते हैं। सिंटेक्स एरर का आप सबको अच्छी तरह से पता है कि सिंटेक्स एरर का मतलब ये है कि जब आप रूल फॉलो नहीं करते, जैसे अभी मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था और ये चीज़ कमेंट आउट नहीं हुई थी, तो मेरे पास एरर आ गया कि यहाँ पर कॉलन साइन मिसिंग है। सो बेसिकली इसका था
यहाँ पर हमने कॉलन नहीं डाले। अब ये सिंटेक्स एरर है कि सिंटेक्स का पार्ट है कि जब भी फंक्शन डिफाइन करते हैं उसके बाद यहाँ पर कॉलन डालने हैं, और जब हम कॉलन नहीं डालेंगे तो आपके पास सिंटेक्स एरर आ जाएगा। एक होता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मतलब ये होता है कि आपने प्रोग्राम बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन आपने इनपुट ऐसी दी है जिसकी वजह से कोई एक एरर अकर हो गया, जैसे ये जीरो डिवीजन वाला एरर मोस्ट ऑफ द टाइम डिवीजन में आता है कि आपने जो 2 नंबर पास किए उसमें डिवाइडेड बाय आप 0 कर रहे हैं। अब कभी भी हम जैसे आप कैलकुलेटर पे भी करते हैं तो आगे एरर आ जाता है कि आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली रन टाइम एरर होता है, जो आपको तब पता चलता है जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और रन टाइम पे पता चलता है कि अच्छा, अब जब इसने प्रोसेस किया तो ये काम परफॉर्म नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। इसके अलावा वैल्यू एरर हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंट के फंक्शन को आप स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग को इंट में कैसे कन्वर्ट करेगा, या जिसे आप टाइप एरर कह सकते हैं, यानी आपके पास आपने अ, गलत इनपुट दी अपने फंक्शन को, तो इस टाइप की एरर आपके प्रोग्राम के अंदर आ सकते हैं। फिर लॉजिकल एरर, आपको पहले पता है कि आपने कोई काम परफॉर्म करना था लेकिन आपने उसको प्लस की जगह माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और जब आपने उसको प्रोसेस किया तो फिर आपको पता चला कि अच्छा ये एरर था। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम एरर ऐसे हैं जो कि फाइंड करना बहुत मुश्किल होते हैं। अब जैसे आपको यहाँ लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है, 3 नंबर को प्लस कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। अब आपको पता है कि अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करें तो डिवीजन पहले सॉल्व होती है और प्लस बाद में सॉल्व होते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये पहले डिवाइड कर देगा सी को 3 से और फिर उसको बाद में प्लस करेगा। ऑल्दो हम तो एवरेज निकालना चाह रहे थे जिसमें पहले प्लस करना चाहिए फिर डिवाइड करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये आपके अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है और आपको कि प्रोग्राम बिल्कुल ठीक रन हो रहा है, लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा। तो आउटपुट की वजह क्या है? तो क्या आपने लॉजिकल मिस्टेक कर दी कि लॉजिक के अकॉर्डिंग डिवीजन पहले सॉल्व होता है और प्लस बाद में होता है, तो वो तो पहले ये काम करेगा जिसकी वजह से आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाले जो एरर्स हैं ये भी आपने माइंड में रखने हैं कि इस तरह के एरर्स भी अगर हो सकते हैं जिन्हें हम लॉजिकल एरर कहते हैं। इन एरर को रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिबगिंग टेक्निक होती है। सबसे पहली तो बहुत आसान है कि आप जो भी आपका जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ कोई एरर होगा वहाँ आप अपनी सारी वैल्यूज को प्रिंट करा के देख लो, या अपने प्रोग्राम के अंदर वो प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर दो। तो प्रिंट स्टेटमेंट इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़ा कोड है या हमें समझ नहीं आ रही तो हम मल्टीपल इतनी प्रिंट स्टेटमेंट्स ऐड नहीं कर सकते, यानी हम हर जगह प्रिंट लगाएंगे यहाँ वैल्यू क्या है, यहाँ वैल्यू क्या है, यहाँ वैल्यू क्या है, इससे हमें आंसर में पता तो चल जाएगा, लेकिन ये काम करना ज़रा मुश्किल होता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन हमारे पास टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करें कि कुछ इनपुट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दे के उसको देखें, यानी नॉन इनपुट दे के देखें और उसके अकॉर्डिंग आंसर को ऑब्जर्व करें कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे भी आपको ईज़ी होगा एरर फाइंड करना। या फिर ये है कि एरर मैसेज जो आता है उसको रीड करें तो उससे भी आपको पता चल सकता है, लेकिन अ, ये बेसिकली एरर मैसेज तब आता है जब आपका सिंटेक्स एरर हो। तो सिंटेक्स एरर का तो आप फाइंड कर सकते हैं, बट लॉजिकल एरर का आप इतना इजीली फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि लॉजिकल एरर में कोई सिंटेक्स एरर नहीं होता, प्रोग्राम सही रन होता है बट आपको आउटपुट सही नहीं दे रहा होता। लेकिन ये टेक्निक तब आपने इस्तेमाल करनी है जब आपके पास कोई सिंटेक्स एरर आ रहा हो, तो आप उसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हो। एक और मेथड जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, ब्रेक पॉइंट्स ऐड कर लें। यानी आपने पढ़ा अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के चैप्टर 3 के एंड पे कि हम ब्रेक पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, वैल्यू को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, और जो कि ऑलरेडी मेरे ख्याल में मैंने इन डिटेल आपको उसकी वीडियो बताई भी है। तो वो ब्रेक पॉइंट्स, यानी ब्रेक पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं या वॉच पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जिससे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एरर कहाँ पर आ रहा है। बाकी ये चीज़ें वही हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप क्या-क्या एरर कर सकते हो, किस तरीके से आपने उनको माइंड में रखना है। तो ये सारी वही चीज़ें दोबारा लिखी हुई हैं, यानी क्या-क्या एरर आ सकते हैं और आप उसको किस तरीके से रिज़ॉल्व कर सकते हो। तो इसको कवर करना इसलिए ज़रूरी था कि आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि सॉल्यूशन क्या है, किस-किस तरीके से, किन-किन टेक्निक्स के थ्रू आप इज़िली एरर को रिज़ॉल्व कर सकते हो और एरर कितने मेन टाइप्स में हम उसको कैटेगराइज़ करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपकी तमाम कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होंगी फंक्शन से रिलेटेड जो भी आपको फेस हो रही थी। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेश्चन, you can ask me in the comment section, and do like, share and subscribe my channel if you found my videos useful. Thank you for watching.